एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके एक सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट देख लिया था, कब हुआ था? 1206 में हुआ था। ठीक है, तो 1206 में जो सबसे पहली डायनेस्टी यहाँ पर आती है वो आती है स्लेव डायनेस्टी। इसका टाइम रहता है 1206 से 1290 का। ठीक है, पहली डायनेस्टी हो गई हमारी स्लेव डायनेस्टी। फिर 1290 से लेकर 1320 तक जो डायनेस्टी रहती है उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, जिसमें हमने एक सुल्तान को देखा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसने मंगोलों के आक्रमण को रोका था। फिर 1320 से 1414 तक जो डायनेस्टी रहती है वो यही तुगलक डायनेस्टी रहती है, जिसका एक रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिर 1414 के बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी रहती है। ठीक, और सैयद डायनेस्टी के बाद में 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी रहती है। और लोधी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, क्योंकि इसके बाद में फिर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन पांचों डायनेस्टीज़ को याद रखने की एक ट्रिक मैं बताऊं। एक ट्रिक है इसकी, गुलाब खिले तो सांस लो। देखो इस तरीके से, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो इन डायनेस्टीज का सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? जी फॉर गुलाम, ठीक है, गुलाम या स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। के फॉर खिलजी डायनेस्टी, टी फॉर तुगलक डायनेस्टी, एस फॉर सैयद डायनेस्टी और एल फॉर लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इन डायनेस्टीज़ का क्रम याद रख पाओगे, सीक्वेंस याद रख पाओगे, क्योंकि आपको ये इतनी लंबी लंबी डेट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में जो है वो खिलजी ही आती है, खिलजी के बाद में तुगलक आते हैं। ठीक है, स्लेव के बाद में डायरेक्ट तुगलक नहीं आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में जो है वो तुगलक डायनेस्टी आई, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के बाद में खिलजी डायनेस्टी आती है। ओके, तो क्रम याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो, सिंपल है। ठीक है, तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इसे जो है हम तुगलक या फिर तुगलुक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद में तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी में एक रूलर है या फिर एक सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने दिल्ली पर रूल किया था और दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटरीज थी उनको इसने एक्सपेंड किया था। ठीक है, मतलब इसने जो है वो टेरिटरीज बढ़ाई थी। हमने जो है एक मैप देखा था ना, जिसमें जो तुगलक डायनेस्टी के अंदर में जो इंडिया था वो काफ़ी बड़ी इनकी जो थी वो टेरिटरी थी। ये आप देख पा रहे होगे, तो ये जो टेरिटरी है ये इन्हीं तुगलक्स की है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था इन लोगों का, तुगलक डायनेस्टी का। तो ये ना पहली बार होता है मौर्यन एम्पायर के बाद में। अब देखो, मौर्यन एम्पायर जो था वो 321 BCE से लेकर लगभग 185 BCE तक चला। तो ये बात हो रही है BCE की। ठीक है, मतलब बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है। तो उस टाइम पर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था और उसने जो है वो अखंड भारत की नींव रखी थी। मतलब पूरा भारत जो था वो एक था। और उसके बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरा भारत जो है वो एक है, एक रूलर के अंदर में है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पता है ना, सिर्फ इंडिया नहीं है इसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आती हैं। अब वो एक रूलर के अंदर में था, कब? मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर में। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंस था ये सिग्निफिकेंट तो था, इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन ये शॉर्ट लिव था, थोड़े टाइम के लिए था। कहाँ मौर्यन एम्पायर ने इतने सालों तक राज किया था, इतने सालों तक भारत को एक रखा था, लेकिन ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये थोड़े समय के लिए रहती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की एम्बिशियस स्कीम्स थी काफ़ी, इसकी ये जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आता है, लेकिन वो पुअरली एग्जीक्यूटेड थी। जिस तरीके से हम टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उस टाइम टेबल को हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ना, तो मतलब हमने बना लिया कि इतने से इतने घंटे हम पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की स्कीम्स तो बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वो लागू नहीं हो पा रही थी। तो कौन कौन सी स्कीम है इसकी? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्कीम्स बताओ, तो क्या क्या बताओगे आप? देखो,
पहली स्कीम है इसकी कि इसने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। दिल्ली सल्तनत की कैपिटल क्या थी? दिल्ली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। ये दौलताबाद जो था इसको उस टाइम पर देवगिरी बोला जाता था, जो कि प्रेजेंट डे संभाजी नगर के पास में लोकेटेड है। ये दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हमने ये जो मैप देखा था यहाँ पर, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहीं पर ही दौलताबाद लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ दिल्ली है। अब कहाँ ये दिल्ली, कहाँ ये दौलताबाद? तो इतनी दूर जो है इसने अपनी कैपिटल अब शिफ्ट की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद ही आ गया। ठीक है, तो इसने ऐसा क्यों किया होगा? इसे लगा होगा कि ये मोर सेंट्रल लोकेशन इसे मिल जाएगी, ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन इसे मिल जाएगी और इससे ये अपने एम्पायर का बेटर कंट्रोल कर पाएगा। देखो वापस मैप पे आओ, हमें बार बार वहीं पर जाना पड़ रहा है। ये पूरा जो इसका एम्पायर है ये काफ़ी बड़ा है ना? इतना बड़ा एम्पायर, इसमें एक सेंट्रल लोकेशन क्या होगी जहाँ से ये अच्छे से रूल कर सके। तो इसे लगा कि यहाँ दौलताबाद आने से ये यहाँ को भी ठीक से देख पाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह ये अपनी नज़र रख पाएगा। वहीं अगर ये दिल्ली में रहता तो दिल्ली में रहकर ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रख पाता है ना। तो इसने यही सोचा कि मैं जो है वो दौलताबाद जाऊँगा तो मैं सब जगह पर अच्छे से नज़र रख पाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को फोर्स किया गया कि तुम मूव करो, लगभग 1000 किलोमीटर चल कर जाओ। अब उस टाइम पर कोई ट्रेन वगैरह, कोई एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं होता था, रोड्स नहीं बनी होती थी, पक्की कच्ची सड़कें थी, बारिश हो रही है, बीच में घने घने जंगल पड़ रहे हैं। ठीक है, रास्ते में जो है वो डाकू वगैरह मिल जाते हैं, लूट लेते हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, बीच में नदी पड़ जाती है, उसको क्रॉस करके लोगों को जाना पड़ता था। और ये छोटा रास्ता नहीं था, लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी थी। तो लोग इससे नाराज होने लगे। फिर कुछ सालों बाद इसका प्लान जो था वो मिसफायर कर गया, मतलब इसका प्लान फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये दौलताबाद जाकर ये ठीक से कहीं पर भी निगरानी रख नहीं पा रहा था, अपना अच्छे से कंट्रोल नहीं बिठा पा रहा था। इसे लगा था कि दौलताबाद जाकर ये जो है वो सेंट्रल लोकेशन इसे मिल जाएगी, लेकिन वो इसे नहीं मिल पाई। तो फिर इसने क्या किया, इसने अपनी कैपिटल को वापस से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया ताकि ये ठीक से जो है वो रूल कर सके। तो वापस से ये दिल्ली पहुंचा। अब पहले दिल्ली से दौलताबाद आना, फिर दौलताबाद से दोबारा दिल्ली जाना, इन दोनों ट्रांसफ़र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है। यानी कि बहुत लोग इसमें मारे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, किसी का बीच में ही खाना वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग मरे इसमें बहुत ज़्यादा। कुछ सोर्सेज ऐसा बोलते हैं, मतलब कि कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि बहुत लोग इसमें मारे गए। एक और इसके एग्जाम्पल क्या है जो इसने काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो है टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन। टोकन करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम पर आप जो कागज़ के नोट देख पाते होंगे, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, तो ये नोट क्या है, ये टोकन करेंसी है। इन नोटों को अगर आप देखोगे तो क्या है, ये सिर्फ कागज़ के नोट हैं, इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इनको बेचोगे, मान लो 100 रुपये का नोट आप बेचने जा रहे हो, तो इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि हम इससे 100 रुपये का सामान ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस नोट पर लिख दिया गया कि ये 100 रुपये हैं और ये सिर्फ इसकी फेस वैल्यू है, नोट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसी को हम बोलते हैं टोकन। तो टोकन करेंसी का मतलब क्या हो गया कि जिसकी अपने आप में बहुत ही कम वैल्यू हो या बिल्कुल भी वैल्यू ना हो, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके कुछ और सामान ले सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीप कॉपर कॉइन्स को टोकन करेंसी के रूप में चलाया। कॉपर जानते हो ना, कॉपर जो मेटल होता है, उसके कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए, उनको टोकन डिक्लेयर कर दिया और बोला कि इनकी वैल्यू होगी सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स जैसी। उस ज़माने में जो है चांदी और सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि चांदी और सोने के सिक्के चलाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं की वैल्यू का हम टोकन लेकर आ सकते हैं, और वो लेकर आया है कॉपर कॉइन। तो कॉपर क्या है, देखो गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत कम से मिलते हैं, ठीक है, हर जगह पर मिलते नहीं हैं, तो आम लोग इन्हें बना नहीं सकते, इनके सिक्के ज़्यादातर बना नहीं सकते। लेकिन जो कॉपर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जगह जगह पर मिल जाता है। तो जब लोगों के पास में ये अवेलेबिलिटी होगी कॉपर की, तो वो क्या करेंगे, वो नकली कॉपर कॉइन्स बनाने लगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये आइडिया प्रोग्रेसिव बोला जाता है कि अच्छा आइडिया था, क्योंकि हमारी जो आज की जो करेंसी है वो ज़्यादातर टोकन करेंसी ही तो है। सारी कंट्रीज़ में देख लो आप, सब कंट्रीज़ में जो है वो टोकन करेंसी चल रही है। यूएसए का डॉलर चल रहा है, हमारा रुपी चल रहा है ना।
लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जिस टाइम पर इसको लेके आया, इससे ट्रेड में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ट्रेड में अब लोगों को गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन नहीं मिल रहे थे, वो चीप कॉपर कॉइन से ट्रेड कर रहे थे, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके अलावा लोग जो है वो नकली कॉपर कॉइन्स बनाने लगे। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। तो नकली कॉपर कॉइन्स बनाने की वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हुई। अब जब बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा आ जाता है ना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? मान लो एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, ये ब्रेड का पैकेट सपोज 10 रुपये का है और लोगों के पास में जो है वो थोड़ा बहुत ही पैसा है। मान लो एक इंसान है ए, इसकी इनकम है 5 रुपये की, एक इंसान है बी, इसकी इनकम है 9 रुपये की, एक इंसान है सी, इसकी इनकम है मान लो 12 रुपये की, ठीक है। ये 3 लोग हम मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो सपोज़ करो कि ये तीनों जो है वो ब्रेड खरीदना चाहते हैं, तो 5 रुपये वाला तो खरीद नहीं पाएगा, जिसके पास 9 है उसके पास में 1 रुपया कम है ना, और जिसके पास 12 रुपये हैं वो जाकर इस ब्रेड की पैकेट को ले लेगा, ठीक। अब जब सस्ते कॉपर के कॉइन्स ये लोग अपने ही घर में बनाने लगे, ए बी सी ये सब अपने ही घर में बनाने लगेंगे, तो ए के पास पैसे की कमी होगी क्या? ये भी बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो बनाने लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉपर के कॉइन बनाने लगेगा, बी भी बनाने लगेगा, सी भी बनाने लगेगा। तो इनके पास में पैसे की हो गई भरमार, सबके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब ये तीनों गए मार्केट में और बोला कि हमें दे दो ब्रेड की पैकेट, 10 रुपये की ब्रेड की पैकेट है, लेकिन ब्रेड की पैकेट एक ही है। तो दुकानदार क्या कहेगा कि मेरे तो ब्रेड की जो है वो डिमांड बढ़ गई, लोग जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ये प्राइस बढ़ा देगा। अब इसने कर दिया 20 रुपये, इन लोगों ने और नोट छापे, इसने प्राइस और बढ़ा दिए 30 रुपये, और प्राइस बढ़ते चले गए, पता चला 100 रुपये, फिर धीरे धीरे पता चला 1000 रुपये का अब ये ब्रेड का पैकेट हो गया। कहाँ 10 रुपये का आ रहा था, कहाँ 1000 रुपये का आने लगा है ये ब्रेड का पैकेट। तो इसे ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो जब लोग ये नकली नोट बनाने लगते हैं तो इससे इकोनॉमी डिक्लाइन होती है ना। अब क्या हो रहा है कि चीज़ की सप्लाई नहीं हो पा रही, जैसे हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया, वो उतना बन नहीं पा रहा है, मतलब उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, सप्लाई और डिमांड का। तो जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होगी, जो हमने अभी ब्रेड के एग्जांपल से समझा कि ब्रेड का पैकेट जो है वो एक ही था लेकिन डिमांड करने वाले 3 थे, तो क्या होगा, इसका जो ब्रेड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। इसी तरीके से सभी चीज़ों पर लागू होता है, तो प्राइस बढ़ता चले जाता है, और जो प्राइस बढ़ता चले जाता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ना, ठीक है। तो इकोनॉमी इसी तरीके से डिक्लाइन होने लगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्कीम्स थी उसमें पहली स्कीम क्या थी, कैपिटल शिफ्ट की, ठीक है। दूसरी स्कीम क्या थी, टोकन करेंसी लेकर आने की। तो यहाँ तक बात हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। अब हम देखते हैं कि इन सुल्तानों के पास में, जो जितने भी सुल्तान आए दिल्ली सल्तनत में, उनके पास में पैसा कहाँ कहाँ से आता था, ठीक है, वो जान लेते हैं हम। तो सुल्तान और उनके जो भी कोर्ट एलिट हुआ करते थे, जो लग्जरियस पैलेसेस में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, और कोर्ट एलिट यानी कि जो अमीर अमीर लोग थे जो दरबार में बैठते थे राजा के साथ में, वो लोग जो है वो बड़े बड़े पैलेसेस में रहा करते थे और महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मतलब हीरे जवाहरात वाले वो गहने पहनते थे, और बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाते थे। इस सभी के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो जो पैसा था, जो वेल्थ थी, वो कहाँ से आती थी, वो लूट से आती थी, और ये लूट वो करते थे अपने मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू। इसके अलावा वो कॉमन लोगों पर जो है वो टैक्सेस लगाते थे, उसके थ्रू इनके पास में पैसा आता था। और जो भी रीजन ये लोग जीत लेते थे वहाँ पर भी ये लोग टैक्स लगाते थे। इसके अलावा स्लेव ट्रेड भी की जाती थी। स्लेव ट्रेड क्या होता है, लोगों को खरीदना बेचना गुलाम के रूप में, स्लेव के रूप में। तो स्लेव ट्रेड होती क्यों थी, क्योंकि जो एनस्लेव्ड पीपल होते थे, मतलब जिन लोगों को गुलाम बना लिया जाता था ना, वो फ्री लेबर देते थे। क्योंकि एक बार अगर कोई किसी का स्लेव बन गया तो वो लाइफ टाइम रहता था। ये ना तो किसी चीज़ की डिमांड कर सकता है, ना पैसे मांगेगा, ना कोई सैलरी मांगेगा, और जो है जो इसका मालिक कहेगा वो ये करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्लेव ट्रेड पहले की जाती थी। तो फ्री लेबर मिलती थी, और इनको जो है वो बेचने के लिए दूर वाले एरियाज़ में भेजा जाता था, जैसे कि सेंट्रल एशिया तक में इनको भेज दिया जाता था, वहाँ पर ले जाकर इन्हें बेच दिया जाता था। तो स्लेव ट्रेड से पैसा कमाते थे, लूट से पैसा कमाते थे, टैक्स ये लोग लगाते थे। लेकिन जो प्लंडर था, यानी कि जो लूट वगैरह ये लोग करते थे, उससे क्या होता है, उससे ट्रेड नेटवर्क्स अफेक्ट होते हैं। ट्रेड नेटवर्क कैसे अफेक्ट होते हैं
जैसे मान लो जो राजा है वो एक एरिया पर जो है वो हमला करेगा और कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी यहाँ से जो है वो लूट सकता है। तो यहाँ के जो भी व्यापारी होंगे, जो ट्रेडर होंगे, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ये लोग डरेंगे ना। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये लोग सामान खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, तो ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगी तो इकॉनमी डेवलप नहीं होगी। तो इसीलिए कभी भी लूटे जाने का जो डर था उसकी वजह से ट्रेड नेटवर्क जो थे वो अफेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मिलिट्री कैंपेन्स चल रही हैं, बहुत बड़ी सेना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लोगों को लूट रही है। तो रास्ते में खेत भी पड़ते थे, अब उन खेतों में क्रॉप खड़ी है तो वो पूरी क्रॉप जो है वो भी खराब हो जाती थी। तो इसीलिए प्लंडर का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और इस पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था, इसमें बहुत सारे जो है वो अटैक्स किए गए, किस पर, जो सैक्रेड और रिवर्ड इमेजेस यानी कि जो पूजनीय जो मूर्तियाँ होती हैं बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स की, उन पर जो है वो आक्रमण किए गए और इनको डिस्ट्रॉय किया गया। और इनका डिस्ट्रक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं था कि जो है इनको सिर्फ प्लंडर करना था, सिर्फ लूटना था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये लोग इसीलिए भी इन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करते थे क्योंकि ये फॉलो करते थे आइकनोक्लाज्म को। आइकनोक्लाज्म क्या है? देखो, आइकनोक्लाज्म का मतलब होता है, आइकनोक्लाज्म पहले तो इसका मतलब समझो ये कहाँ से आया है वर्ड। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और आइकन का मतलब होता है मूर्ति यानी कि स्टैचू, ठीक है। और क्लाज्म का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो मूर्तियों को तोड़ने वाला जो आइडिया होता है वो होता है आइकनोक्लाज्म। तो रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेट्रस, मतलब वो रिलीजियस इमेजेस यानी कि मूर्तियाँ, वो धार्मिक मूर्तियाँ जिनको आइडोलेट्रस माना जाता है, यानी कि माना जाता है कि इनकी पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। इस तरीके की इमेजेस को, मूर्तियों को जो है वो डिस्ट्रॉय करना, उन्हें ख़त्म करना, उन्हें तोड़ना, वो होता है आइकनोक्लाज्म। और इसीलिए हिस्ट्री में कई सारी मूर्तियाँ जो हैं वो तोड़ी गई हैं, ठीक है। तो हम आइडल वर्ड की जगह पर इमेज वर्ड का यूज़ करते हैं, ये क्यों करते हैं ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। और जिज़िया टैक्स के बारे में जानेंगे, इसके अलावा जो तैमूर ने भारत पर अटैक किया था हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।